हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, विद्यालय नेता के रूप में प्राचार्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्राचार्य विद्यालय का मुखिया होता है। विद्यालय के सभी कार्य उसी की देखरेख तथा नियंत्रण में होते हैं। वह विद्यालय के सभी कार्यों को सही दिशा निर्देशन तथा नेतृत्व प्रदान करता है। वह अपनी कार्य कुशलता से विद्यालय को उन्नत बनाता है। सामाजिक परिवर्तनों व मांगों के अनुरूप विद्यालय गतिविधियों तथा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाता है। प्राचार्य के व्यक्तित्व तथा गुण कार्यशैली जैसी होती है, वैसे ही संस्था में कार्य प्रणाली विकसित होती है। प्राचार्य शिक्षकों के समक्ष अपने को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षकों के साथ समय समय पर कक्षा संबंधी बातों पर विचार करना, उनको अपनी बात कहने का अवसर देना, उनकी समस्याओं को समझना तथा सुधार के लिए सुझाव देना आदि द्वारा वह शिक्षकों को नेतृत्व प्रदान करता है। अच्छे नेता में प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय गुण भी होते हैं। कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य कुशल नियोजन हो, उचित निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, कुशल संप्रेषक हो, लोगों से काम करवाने तथा उनको प्रेरित करने का कौशल हो तथा मतभेद तथा द्वंद्वों को सुलझाने की कला जानता हो। प्राचार्य के रूप में नेतृत्व साहित्य के विषय अध्ययन के बाद वह स्वयं की भी एक ऐसी नेतृत्व शैली विकसित कर सकता है जो उसे स्वयं विद्यालय संगठन एवं सहयोगी शिक्षकों और कर्मियों को पसंद हो। वह किसी एक नेतृत्व मॉडल पर चलकर विद्यालय के विकास की गति देख सकता है। दूसरा प्रश्न है, नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। नेतृत्व का अर्थ। नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है आगे आगे चलना। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चले वही नेता है। नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। जितने अधिक अनुगामी होंगे उतना ही अधिक प्रभावशाली नेतृत्व माना जाएगा। प्रशासन के रूप में परिवर्तन के साथ ही नेतृत्व में भी परिवर्तन आया। समाज में मानव संबंधों पर बल दिया जाने लगा। साथ ही नेतृत्व के रूप में भी परिवर्तन हुआ। नेतृत्व को दी गई कुछ परिभाषाएं हैं, तो देखते हैं उन्हें। पहली परिभाषा मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार, विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कि कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी जोर दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। दूसरी परिभाषा जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में, नेतृत्व द्वारा कार्य करने की इच्छा को प्रेरित किया जाता है तथा कुशल नेतृत्व द्वारा उपलब्धि की शिथिल आकांक्षाओं को सफल कार्य संप्रदान की तीव्र इच्छा में परिवर्तित किया जाता है। तीसरी पीटर ड्रॉकर के अनुसार, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाना है, व्यक्ति की उपलब्धियों को उच्च स्तर तक उठाना है तथा सामान्य सीमाओं से परे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना है। चौथी परिभाषा है मार्टिन एम ब्रॉडबेल के अनुसार, नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। पांचवी है स्टीफन जे नेजविक ने नेतृत्व को इस प्रकार परिभाषित किया है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करना तथा विकसित करने की प्रक्रिया है। तीसरा प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार का उल्लेख कीजिए। हेडिंग है हमारी शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार। शिक्षा के क्षेत्र में नेता के व्यक्तित्व में नैतिकता और शिष्टाचार के विषय पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अभी हाल ही में शोधकर्ता द्वारा नेतृत्व के लिए नैतिकता के महत्व को समझाया गया और इस क्षेत्र में
कार्य करना प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता में शिष्टाचार और नैतिकता की भावना होना आवश्यक हो गया है। नेता की जिम्मेदारी बन जाती है कि विद्यार्थियों में शिष्टाचार का भाव रखें, और यह तभी संभव है जब नेता में खुद नैतिकता और शिष्टाचार का भाव हो। उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाले। नेतृत्व में नैतिकता हमें अनेक स्थानों में देखने को मिलती है। जागृत नेता अनुयायियों की मनोवृत्तियों और व्यवहार को परिवर्तन करने की चेष्टा करता है और उनमें नैतिक मूल जागृत करता है। नैतिक नेताओं द्वारा अपने शिष्टाचार का प्रयोग सामाजिक निर्माण तथा अन्य लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। कभी कभी नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जो एक समस्या है, जैसे स्वयं को अधिक वेतन देना, अधिक बोनस देना और खर्चों को कम करने, पुराने कर्मचारियों की छटनी करना आदि। विश्वास का विषय नेता की सत्यता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसी भी शैक्षिक संगठन में नैतिक मूल्यों का पालन अधिशासियों द्वारा स्थापित होता है। अतः यह आशा है कि की जाती है कि वे स्वयं में उच्च नैतिक मूल्यों और शिष्टाचार के मानकों का पालन करेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शिक्षक विद्यालय में एक नेतृत्व की भूमिका निभाता है जो प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का विकास करता है, जिसके लिए निम्न सोपानों को ध्यान में रखा जाता है। पहला सोपान है विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना। प्रभावी नेतृत्व के लिए यह जानना आवश्यक है कि नेतृत्व का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण हेतु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित अथवा सरल बनाए जाने हेतु अध्यापक विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपन्न किए जाने हेतु दलों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है। दूसरा सोपान है योजनाओं का निर्धारण। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इस योजनाओं के अंतर्गत संगठन में कर्मचारियों तथा छात्रों व उनके कार्य हेतु भौतिक संसाधनों की व्यवस्था देखी जाती है। तीसरा सोपान है संसाधन उपलब्ध करवाना। नेतृत्व का मुख्य सोपान संसाधन उपलब्ध करवाना है। संसाधनों को उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जाता है कि किस कार्य के लिए दिया जा रहा है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा उसी के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि शिक्षण अधिगम सुचारू रूप से चल सके। चौथा सोपान है गतिविधियों का निर्धारण। नेतृत्व से पहले गतिविधियों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। उदाहरण हेतु, अध्यापक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित करता है, जिसमें वह विद्यार्थियों के दिमागी स्तर पर भी ध्यान रखता है। उसी के अनुसार उसका विभाजन करता है, जिससे प्रभावी निर्माण करने में सहयोग मिलता है। पांचवा सोपान है नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण। एक सफल नेता निर्माण करने से पहले उसकी योग्यता का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। क्या वह योग्यता के मापदंडों को पूर्ण करता है? उसी के अनुसार उसे दल में शामिल किया जाना चाहिए। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर उचित विकास किया जा सकता है तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। पांचवा प्रश्न है प्रजातांत्रिक व निरंकुशवादी नेतृत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रजातांत्रिक तथा निरंकुशवादी नेतृत्व में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहला है सर्वोच्च सत्ता एक हाथ में ना होकर उसका विकेंद्रीकरण होता है। निरंकुशवादी में है सर्वोच्च सत्ता एक ही हाथ में रहती है। दूसरा है निर्णय सर्वसम्मति के लिए जाते हैं। निरंकुशवादी में नेता अकेला ही स्वयं निर्णय लेता है। तीसरा है नेता को शक्तियां स्वयं समूह के अंदर से प्राप्त होती हैं।
निरंकुशवादी में नेता शक्तियाँ वाह शक्ति के आधार पर अर्जित करता है। चौथा है सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। निरंकुशवादी में यहाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखने को मिलते हैं। पांचवा है यहाँ शोषण के अवसर नहीं होते तथा समूह किसी पर निर्भर न होकर स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। निरंकुशवादी में यहाँ शोषण की भावना होती है तथा नेता स्वयं को अपने ऊपर आश्रित कर लेता है। छठवा है अधिकतम सदस्यों की सहभागिता में काम होता है। निरंकुशवादी में नेता अपनी इच्छा से कार्य करता है। सातवां है लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या विधियां अपनाई जाएं, यह सबकी सहमति से निश्चित होता है। निरंकुशवादी में लक्ष्य पूर्ति की नीतियां तथा विधियों का निर्धारण नेता करता है। आठवां है प्रशंसा व निंदा का कोई ठोस आधार होता है। निरंकुशवादी में प्रशंसा एवं निंदा का कोई ठोस आधार नहीं होता। नौवां है नेता की अनुपस्थिति में भी सभी कार्य व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से परस्पर सहयोग के आधार पर चलते हैं। निरंकुशवादी में नेता की अनुपस्थिति में अराजकता फैलती है तथा कोई भी सदस्य कार्य करने का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता। छठवां प्रश्न है शैक्षिक नेतृत्व का अवधारणा लिखिए। शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? ये दो क्वेश्चन है अथवा में है, दोनों में से किसी भी एक तरीके से पूछा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक युग में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं जटिल होता जा रहा है, जिसमें शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं तथा अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासक के आदेश एवं निर्देशानुसार कार्य करें। आज शैक्षिक नेतृत्व शिक्षा जगत के अंतर्गत एक नवीन संदर्भ में स्पष्ट हो रहा है, जिसकी सहायता से प्रशासन एवं संगठन संबंधी कार्यवाहक योजनाओं, नीतियों आदि का निर्धारण किया जाता है। आज शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ शैक्षिक समूह में उनके नेता के शैक्षिक व्यवहारों से समन्वित रूप में लगाया जाता है। अतः शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति या नेता के उस व्यवहार से होता है जो दूसरों का आदर्श हो, पथ प्रदर्शन करे, परामर्श प्रदान करे एवं समूह को स्वेच्छा पूर्वक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करे। शैक्षिक नेतृत्व के अर्थ या अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक है। पहली परिभाषा दी है किम्बाल यंग के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छा पूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। दूसरी परिभाषा शिक्षाविद बोल्स के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। तीसरी परिभाषा है जैकब जेटजल के अनुसार शैक्षिक नेता वह होता है जो शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचनाओं की पहल करता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षिक नेतृत्व अपने अनुयायियों के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत होता है। उसका चरित्र, व्यक्तित्व, कार्यशैली, व्यवहार, मूल आदर्श सभी उन्हें अपने अनुयायियों के बीच महान बनाते हैं। कौशल वक्ता जब नेतृत्व करता है, सफल प्रबंधक की एक विशेषता यह भी है कि वह एक कुशल वक्ता हो, साथ ही उसमें अच्छे नेतृत्व के गुण अवश्य हों। प्रबंधक को कई बार अपने कर्मियों को संबोधित करना होता है, तो कई बार उन्हें अपने नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।